वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, जिसको हमने लेक्चर नंबर 7 यानी लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था और इसके ऊपर हमारा एक्सरसाइज चल रहा है 4.3। तो 4.3 के हमने 5 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बार अपन छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि लास्ट वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था। सो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 where at least one of a b h is not 0 is called the general second degree equation in x and y। अब इसके ऊपर एक थ्योरम था अपने पास में कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इज अ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। मतलब आपके पास में कोई भी दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। यानी क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके बाद में हमारे पास में कुछ कंडीशंस थी इसकी। The necessary condition for general equation to represent a pair of straight line। ठीक, कंडीशंस क्या है उसके लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इज इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0। और उसके बाद में कुछ रिमार्क्स थे जो ऑलरेडी अपन ने देख लिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला है एच एफ माइनस बी जी डिवाइड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड जी एच माइनस ए एफ डिवाइड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6.1। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। तो ऑलरेडी अभी हमने देखा कि अगर अपने पास में ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए याद करना आपको सिखाया था बी सी, ठीक है ना, ए बी सी डायगोनल में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज एफ जी एच, एंटी क्लॉकवाइज एफ जी एच इक्वल्स टू 0 होगा। और दूसरा एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 0। तो हमारे लिए यहाँ पे पहली कंडीशन ही इनफ रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, दिया है हमें 3x स्क्वायर प्लस का 10xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस का 16y प्लस के इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग जनरल इक्वेशन से। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल रही है 3, 2h हमें मिल रहा है 10, सो h इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 5, 10 डिवाइड बाई 2 5। b इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया 3, 2g इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 16, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा 8, 2f इज ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, सॉरी, यहाँ पे देखिए x वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है, तो x वाला टर्म नहीं है तो 2g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, सो g इज इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा 0, और 2f इज इक्वल टू हो जाएगा 16, सो f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 8 एंड लास्टली c इज इक्वल टू हो जाएगा k। तो सिंस गिवन इक्वेशन represents a pair of straight line, straight lines, therefore determinant of a b c डायगोनल में f g h क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉक, ये अपना क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इधर ये हो गया अपना क्लॉकवाइज एफ जी एच, ठीक है। तो आगे पीछे बोलने में हो जाता है, इक्वल्स टू क्या रहेगा 0।
वैल्यू पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास में है 3, h की वैल्यू हमारे पास है 5, g है 0, h अगेन 5 हो जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास में 3 और f की वैल्यू हमारे पास है 8। फिर उसके बाद में अगला अगेन g हो जाएगा 0, f हो जाएगा 8 और c हो जाएगा हमारे पास में k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखाना इज इक्वल टू क्या 0। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, यस ऑब्वियसली आता रहेगा। सो 3 हमने ले लिया, 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको कवर कर दिया, बचा क्या, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू के हो जाएगा 3k, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। पहला एलिमेंट प्लस में हम लोग लेते हैं, सेकंड एलिमेंट माइनस में आता है तो -5। अब ये 5 जिस रो जिस कॉलम में कवर कर दिया तो बचा 5 8 0 के, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू के हो जाएगा अपने पास में 5 के, 0 इंटू 8 हो जाएगा 0 और लास्ट का एलिमेंट तो 0 ही है तो उसके लिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 3 3 जा 9 के, 3 मल्टीप्लाइड बाई 64, 3 4 जा हो गया अपने पास में 12, 3 6 जा 18 19 192 माइनस 5 5 जा हो जाएगा 25 और ये 0 और ये 0 सब खत्म इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इधर के भी आएगा। सो 9k माइनस 25 के, सो 9k माइनस 25 के अपने पास में हो जाएगा माइनस का 16k। ये जो माइनस का 192 है ये राइट साइड में आकर के प्लस 192 हो गया। सो ये इंप्लाई करेगा हमारे को k इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाई माइनस का 16। ठीक, जब अपन इसको माइनस से डिवाइड करेंगे -16 से तो ये हो जाएगा 16 1 जा 16, बचा 3 32 हो गया, 16 2 जा 32। सो देयरफॉर k की वैल्यू हमारे पास में आ गई -12 और ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है एमसीक्यू में भी पूछ ले। चलिए इसी तरह से अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वन। तो यहाँ पे सेकंड में सेम क्वेश्चन आपको फॉलो करना है। सो सेकंड में अपने को दिया है kxy प्लस का 10x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, सो मतलब a इज इक्वल टू 0। xy का टर्म 2h इक्वल टू हो जाएगा k, सो h इज इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन 2। वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ पे नहीं है मतलब b इज इक्वल टू हो गया 0। फिर उसके बाद 2gx, यहाँ पे x का टर्म है 10 तो x का कोएफिशिएंट है 10 तो 2g इज इक्वल टू हो गया 10। ठीक, सो g इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 5। 2f इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक, y का कोएफिशिएंट, सो f इज इक्वल टू हो गया 3 और लास्टली c इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 4। फिर से वही लिखेंगे, सिंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप लिख लेंगे देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a b c एंटी क्लॉकवाइज में f g h। ठीक, फिर इधर f g h इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुटअप करते हैं और डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर a की वैल्यू 0, h की वैल्यू k बाई 2, g की वैल्यू 5, h की वैल्यू अगेन k बाई 2 और b का वैल्यू फिर से अपने पास में 0 हो गया। फिर f की वैल्यू है हमारे पास में 3, यहाँ पे फिर से g की वैल्यू 5, f की वैल्यू 3 और अगेन c अपने पास में हो जाएगा 4 और इसको बताना है हमें 0। सो दिस इंप्लाइज दैट पहला तो 0 हो गया तो आगे कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। माइनस सेकेंड एलिमेंट को माइनस में लेना है तो k बाई 2 हो गया। अब k बाई 2 जिस रो जिस कॉलम में कवर कर दिया बाकी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, k बाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k बाई 2 माइनस 5 3 हो जाएगा 15। देखिए ये रो और ये कॉलम गया था ना तो k बाई 2 3 5 4 बचेगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई किया 5 को इधर मल्टीप्लाई किया। उसके बाद में अगला एलिमेंट प्लस 5। ठीक, 5 जिस रो जिस कॉलम में कवर कर दिया बाकी को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 को k से किया ये हो गया 3k बाई 2। ठीक, फिर उसके बाद में अगला अपने पास में 5 इंटू 0 हो जाएगा 0 इक्वल्स टू राइट साइड में 0। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसल होगा बट हम कैंसल थोड़ा बाद में करते हैं।
ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते, ये हो गया माइनस का k इंटू के हो गया 4k² डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 इंटू के हो गया 15k डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 5 3 हो जाएगा 15k/2, सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ये 15/2 प्लस 15/2 मिल करके 30/2 हो जाएगा, सो ये हो गया माइनस का k² प्लस ये हो गया अपने पास में दोनों का डिनोमिनेटर सेम था 30k/2 हो गया, 2 से हम इस 30 को कैंसिल कर सकते हैं, सो यहाँ मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं हो रहा, सो ये हो गया अपने पास में माइनस का k², ठीक, प्लस 2 से 30 को कैंसिल किया तो हो गया 15k इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों में से अपन कॉमन ले लेंगे k, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा k² माइनस का 15k इज इक्वल टू 0। हमने कॉमन ले लिया k, तो बचा k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट आइदर k इक्वल टू 0 और k माइनस 15 इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, या फिर k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 15। बट यहाँ पे तो देखिए वापस फिर से जगह कमी हो गई, बट k इज नॉट इक्वल टू 0। चेक करिए रीजन क्या है, यहाँ पे k अगर 0 हो गया सो अपने पास में यहाँ पे kxy ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, अपने पास में 0 हो जाएगा। ठीक, और ये टर्म अगर 0 हो गया अपने पास में, ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 10x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू, जो कि एक सिंगल लाइन है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बात को समझिएगा ध्यान से, अगर k हमारा 0 हो गया तो ये वाला टर्म जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक, अगर ये 0 हो गया तो अपने पास सिर्फ बचेगा 10x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक, इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं होगी, देयरफॉर k की वैल्यू हमारे पास में कितनी होनी चाहिए, 15। तो आपका आंसर आ गया k इज इक्वल टू 15। अब मुझे उम्मीद है कि आप जो तीसरा वाला सवाल है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, फाइंड p एंड q if the equation px² minus 8xy plus 3y² plus 14x plus 2y plus q is equal to 0 represents a pair of perpendicular lines। अब इसमें परपेंडिकुलर वर्ड भी यूज कर दिया। ठीक, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले px² माइनस का 8xy प्लस का 3y² प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल्स टू हो गया 0। इसको हम कर लेंगे कंपेयर, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से। सो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिलेगी p, 2h की वैल्यू मिलेगी हमारे पास में -8, यानी h हो जाएगा माइनस का 4, b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 2g इज इक्वल टू हो जाएगा 14। सो g इज इक्वल टू हो जाएगा 14/2 दैट इज 7। फिर उसके बाद में 2f इज इक्वल टू हो जाएगा 2, इसका मतलब f इज इक्वल टू हो गया 1 और c इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा q। ठीक, अब देखिए हमें बोला कि सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, पेयर भी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, मतलब वो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा, और सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर भी है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हमारे पास में क्या थी कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है 0, बट a हमारे पास में क्या है p प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से p तो मिल गया, p इज इक्वल टू कितना मिल गया -3, एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने p परपेंडिकुलर बोल के। अब q कहाँ से निकलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंस गिवन इक्वेशन represents pair of straight line, तो मैं इसको pair of straight line शॉर्ट में लिखता हूं PSL, therefore determinant of A B C डायगोनल में एंटी क्लॉकवाइज F G H F G H इज इक्वल टू कितना होगा 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो A की वैल्यू हमारे पास में है P, बट P हमें मिला है -3, फिर h की वैल्यू हमारे पास में है -4,
जी की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू अगेन -4, बी की वैल्यू हमारे पास में +3, एफ की वैल्यू 1 है, और फिर से जी की वैल्यू हमारे पास में रहेगी 7, एफ फिर से 1, और सी की वैल्यू क्यू, और यही हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर क्या बनेगा अपने पास, -3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम प्लस में लेते, पर ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ही रहेगा। -3 जिस रो जिस कॉलम में कवर कर देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू क्यू हो जाएगा 3Q, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, बीच में माइनस की साइन। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस में लेते हैं, ऑलरेडी माइनस है, तो जो बीच में माइनस होता है दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, +4 हो गया। ठीक, अब 4 जिस रो जिस कॉलम में कवर कर दिया, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो -4 मल्टीप्लाइड बाई क्यू हो जाएगा माइनस का 4Q, 7 इंटू 1 हो जाएगा अपने पास में 7, फिर उसके बाद में प्लस का 7 टाइम्स ऑफ -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर देते, -3 9Q हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 4 जा 16Q, 4 7 जा हो जाएगा अपने पास में 28, प्लस 7 टाइम्स ऑफ -4 -21, तो ये हो जाएगा माइनस का 25, इक्वल्स टू 0। देखिए -9Q -16Q हो जाएगा माइनस का 25Q, दोनों की साइन सेम, दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद में -28 +3, ये भी माइनस का 25 यानी हो जाएगा, और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 25 से, तो 25 फाइजा होता है 125, और 25 से हो जाएगा 175, इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास में 0। फिर माइनस का 25Q, -25 -175 मिलकर के हो जाएगा 200, इक्वल्स टू 0। सो 25Q, ये -200 को हम लोग लेके जाएंगे राइट साइड में, +200 हो जाएगा, फिर -25 आकर के डिवाइड करेगा 200 को, और अपने को आंसर मिलेगा Q इक्वल्स टू -8। ठीक, तो ये अपने पास में क्वेश्चन हो गया 7th वन। P की वैल्यू हमें मिल गई -3, और Q की वैल्यू हमें मिल गई -8। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। चलिए अभी देखते हैं अपन अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में अपने को करना क्या है भाई, अपने को बस परपेंडिकुलर के बजाय, ठीक है ना, परपेंडिकुलर के बजाय पैरेलल वाली कंडीशन दिया है। ठीक, आप वीडियो पॉज करके वो जो लिखा हुआ था उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद में फाइंड P एंड Q इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस qx प्लस 2y माइनस 15 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस का 8xy प्लस का py स्क्वायर प्लस का qx प्लस 2y माइनस का 15 इक्वल्स टू 0, ये हम लोग कर रहे हैं 8वां। a इज इक्वल टू 2 हो गया, 2h इज इक्वल टू 8 हो गया, फिर उसके बाद में अपने पास में b इज इक्वल टू हो जाएगा p, फिर 2g इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में q, और 2f इज इक्वल टू हो जाएगा 2। सो यहाँ से g कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा q/2, f इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 15। तो सिंस लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन स्टार आर पैरेलल, सो पैरेलल के लिए हमारे पास में कंडीशन है h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू होता है 0। सो h का वैल्यू अपने पास में यहाँ से मिल रहा है 4, 2h इज इक्वल टू 8, सो h इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर माइनस a मतलब 2, और b मतलब अपने पास में हो गया p इज इक्वल टू 0, ये हो गया 16 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर -2p राइट साइड में चला जाएगा, तो +2p इज इक्वल टू क्या बचेगा 16, सो p इज इक्वल टू हो जाएगा 8। सो p मिल गया अपने पास में, बस इसको अब उठा करके सेकंड वाली कंडीशन लगा देना है। सेकंड वाली कंडीशन मतलब क्या, जो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो क्या बोलेंगे, सिंस इक्वेशन स्टार रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। सो डिटरमिनेंट मतलब a b c f g h इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुटअप करेंगे, सो a की वैल्यू हमारे पास में 2, h की वैल्यू 4, g की वैल्यू q/2 यही कैलकुलेट करना है, h की वैल्यू अगेन 4,
फिर उसके बाद में b, और b b हमारा p के इक्वल में, और p हमने कैलकुलेट किया हुआ है 8, और f हमारे पास में 1, फिर से g की वैल्यू हो जाएगी q/2, और f हमारे पास फिर से हो जाएगा 1, और c हमारे पास दिया हुआ है -15 इक्वल टू 0। इसको बस सॉल्व कर लेना और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, सो इसको आप वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ और लास्ट में मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक, आपने जो सॉल्व किया आप उससे मैच करिए और देखिए क्यू की वैल्यू आपके पास में क्या आनी चाहिए, +1। ठीक, अब एक बार सारे स्टेप्स यहाँ पे देख लीजिए और लास्ट में आपको मिलेगा q² - 2q + 1 = 0, जो कि है q-1 का होल स्क्वायर। इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 1 आना चाहिए, +1 आना चाहिए, और ऐड करने पे 2 आना चाहिए। ठीक है, सो आपके पास नंबर क्या मिलेगा, 1 and 1। ठीक, 1 1 जा 1 हो जाएगा, यानी -1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाए 1 हो जाएगा, और -1 को ऐड करेंगे -1 के साथ में तो -2 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अपने को दिया हुआ है इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, ठीक, रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये पैरेललोग्राम है, इसका अपोजिट साइड का यानी इन दोनों साइड का इक्वेशन दिया x² - 7x + 6 = 0। ठीक, और y² - 14y + 40 = 0। ये इन दोनों साइड का दिया है। ठीक है, कोई भी मान लेते हैं। बोला है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है ना, इसके डायगोनल का जॉइंट इक्वेशन आपको पता करना है। एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा। ठीक है, सो देखिए डायगोनल का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इसका आइडिया मैं आपको क्या बताता हूँ। अगर ये पॉइंट हमें मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, तो हमको डायगोनल मिल जाएगा, क्योंकि दो डायगोनल का इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट अगर हमारे पास है x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2, तो हमारे पास में किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y1 y2 - y1। ठीक, ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास डायगोनल भी एक लाइन होगा, तो उसके लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया तो अपना काम हो गया। तो चलिए ट्राई करते हैं और पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। सो हमें सबसे पहले दिया हुआ है 9th क्वेश्चन में, सबसे पहले दिया हुआ है x² - 7x + 6 = 0। ठीक, ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, इसमें से दो लाइन अपने को निकल के आएंगे। चलिए ट्राई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं दोनों लाइन। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा है तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ऐसा दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए, एडिशन 7 आना चाहिए। तो आप सबको पता है कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और -6 - 1 अगर हम लोग ऐड कर दे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ऐसा है मेरा कि -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और -6 को -1 से ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे अपन x² - का 6x - का 1x + 6 = 0। कॉमन लेंगे x बचेगा x - 6, कॉमन लेंगे -1 बचेगा फिर से x - 6 = 0। अगेन x - 6 कॉमन आ गया, तो अपने पास में अब बचेगा x - 1 = 0। तो यहाँ से x - 6 = 0, और दूसरा इक्वेशन आ गया x - 1 = 0। ये दो लाइन है। ठीक है, x = 6। ठीक, जरा यहाँ पे देख लीजिए, x = a का मतलब होता है, ठीक, ये ऐसी लाइन है जो y एक्सिस को पैरेलल है। तो x - 6 = 0 है, तो x क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे कहीं पे रहेगी जो y एक्सिस को पैरेलल होगी। x 1 ये यहाँ पे कहीं पे रहेगी जो y x एक्सिस को पैरेलल होगी। ठीक, सो यहाँ से अपने को दो लाइन मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट भी अपन निकाल लेते हैं, x = 6 और x = 1। ठीक है, ये पहले इस इक्वेशन से दो लाइन मिल गई। फिर उसके बाद में y वाली बात करते हैं। y वाला अपने पास में y² - का 14y + का 40 = 0। ऐसा दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन प्लस का 40 है और एडिशन -14। तो नंबर क्या मिला, -10 एंड -4। ठीक, माइनस माइनस प्लस 10 4 40, -10 -4 -14। तो ये हो जाएगा y² - का 10 y - का 4 y + का 40 = 0। इन दोनों में से y कॉमन निकला तो बचा y - 10
अगेन इधर से -4 कॉमन निकाला तो ये बचेगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। y माइनस 10 फिर से कॉमन ले लिया तो अपने पास आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमें y की वैल्यू एक मिल गई 10 और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास में मिल गई 4। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ। सो x एक्सिस y एक्सिस हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, सो हमारा ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारा सॉरी ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। सो x एक्सिस y एक्सिस, चलिए x इज इक्वल टू 1 का मतलब आपकी लाइन कहीं तो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं खाली समझने के लिए। सो ये अपना पहला लाइन हो गया x इज इक्वल टू 1 वाला, ठीक, मतलब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को 1 पे कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 ये पहला लाइन हो गया। फिर उसके बाद दिया x इज इक्वल टू 6, ठीक है, मतलब इधर ही किधर ही रहेगा, ठीक, पैरेलल रहेगा y एक्सिस को। और ये हो गया हमारा दूसरा लाइन x इज इक्वल टू 6। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू 4 x एक्सिस को पैरेलल होता है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4। फिर दिया y इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 10 ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर रहेगा, तो ये अपने पास में हो गया y इज इक्वल टू 10। ठीक, ये सारे डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे देखेंगे ना, ये चारों लाइन मिल करके एक रेक्टेंगल बना रही है, आपको दिख रहा है। तो ये ओरिजिन हो गया, मैं नामकरण कर देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मैं मान लेता हूँ b, इसको c और इसको d, ठीक है ना। सो यहाँ पे अब अपने पास में a पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए। a पॉइंट अपना ये है, ठीक, रेक्टेंगल का फर्स्ट पॉइंट अपन सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं a का x कोऑर्डिनेट नीचे भाई कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, और y एक्सिस पे जाएंगे तो कितना मिल रहा है 4, तो a का कोऑर्डिनेट हो गया अपने पास में 1,4। सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट बताइए, b x के ऊपर आएंगे तो अपने को 6 मिलेगा, y पे जाएंगे अपन तो अपने को 4 मिलने वाला है। फिर उसके बाद में c के कोऑर्डिनेट्स अपने पास में हो जाएंगे, c के लिए x एक्सिस पे आएंगे तो 6 मिलेगा, y एक्सिस पे जाएंगे अपने को तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा, तो ये c के पॉइंट्स हो गए। और d का पॉइंट अपने पास में x के लिए अगर अपन आएंगे तो 1 मिलेगा, और y के लिए जाएंगे तो अपने को 10 मिलेगा, तो ये अपने पास में हो गए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, ए बी सी डी। ठीक, और ए बी सी डी क्या है, एंड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, बेटर है पैरेललोग्राम ही बोलिए जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक, अब इसका डायगोनल क्या है, एक डायगोनल हो गया अपने पास में ए सी, ठीक, और दूसरा डायगोनल अपने पास में हो गया बी डी। तो मैं ए सी का डायगोनल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करके बता दे रहा हूँ, आप जो है दूसरा वाला ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी इक्वेशन, इसको खत्म कर देते हैं नाउ। इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। ठीक, तो फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या लिखा था, x माइनस x1, तो a के पॉइंट्स को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, c के पॉइंट्स को अपन x2 y2 मान लेते हैं, तो x माइनस x1 यानी 1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो x2 क्या अपने पास में 6 माइनस x1 अगेन 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना अपने पास में 4 डिवाइड बाई y2 माइनस y1, तो y2 कितना अपने पास में 10 माइनस y1 मतलब 4। बस इसको सॉल्व कर लेना और AC का इक्वेशन मिल जाएगा। तो x माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपने पास में हो जाएगा 5 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाई ये अपने पास मिलेगा 10 माइनस 4 यानी कि 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 4 से, तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x माइनस का 6, 5 इंटू वाई माइनस 5 4 जा 20। ठीक, और ये हो गया अपने पास में 6x, और 5y को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस का 5y माइनस 6, 20 लेफ्ट साइड में आकर के हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये बना 6x माइनस का 5y, 20 माइनस 6 अपने पास में हो जाएगा प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ये AC का अपने को मिल गया इक्वेशन। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ डायगोनल
बी डी। तो अब बी के पॉइंट को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं और डी के पॉइंट को x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस x1 यानी 6 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो x2 अपने पास में 1 माइनस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस y1 यानी 4 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 यानी 10 माइनस 4। ठीक, बस इसको आप क्या कर लीजिए भाई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपको इसका इक्वेशन कुछ तो मिलना चाहिए, 6x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू, ओके ये ऑलरेडी अपने को मिला है AC का, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6x प्लस 5y माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपके हो जाएंगे इक्वेशन। फिर क्या करना है, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन पता करना है। तो आपके पास में ये इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। और दूसरा वाला मैं एक काम करता हूँ, आप भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ फटाफट। तो देखिए आपके पास आंसर आपका भी आया रहेगा, 6x प्लस 5y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC एंड BD इज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो पहला आपके पास मिला 6x माइनस 5y प्लस का 14 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 6x प्लस 5y माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। सो अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ के रखता हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई करिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। सो यहाँ पे मैच कर लीजिए, आप आंसर मैच कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 36x स्क्वायर 30xy, सो प्लस 30xy, यहाँ पे एक माइनस 30xy कैंसिल हो जाएगा। फिर सबको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 36x स्क्वायर माइनस का 25y स्क्वायर माइनस 252x प्लस 350y माइनस 784 इज इक्वल टू 0। सो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल OAB is formed by lines x square minus 4xy plus y square is equal to 0 and the line 2x plus 3y minus 1 equals to 0. Find the equation of the median of the triangle drawn from origin O। ठीक है, सो डायग्राम ऑलरेडी आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक। और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके अंदर कितनी लाइन है, इसके अंदर अपने पास में है 2 लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस 0 एंड द लाइन, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा अपने को एक लाइन दिया है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन अपनी 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 वाली। और ये दोनों लाइन जो है ना, ये इक्वेशन जो है ना, इसके अंदर 2 लाइन है और वो कहाँ से पास हो, ओरिजिन से। तो हम लोग ए नामकरण कर देते भाई, इस लाइन को हम लोग बोल देते OA और दूसरे वाले को बोल देते OB। तो बन गया ना ट्रायंगल OAB बना। अब इस ट्रायंगल OAB का ओरिजिन से जो मीडियन होगा, तो इस पॉइंट को हम लोग सपोज कर लेते हैं M, लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक, तो OM क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा और OM का ही अपने को इक्वेशन फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया और ये जो दूसरा वाला था, ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको हमने 2 बना लिया, बाद में अपने को काम लगेगा। तो चलिए अब देखिए, मान लेते हैं पॉइंट अपना A इज इक्वल टू जो है वो है x1 y1, ठीक, मान लिया। फिर उसके बाद में पॉइंट B जो है वो अपना है x2 y2, मान लिया ऐसा, ठीक। एंड ये भी सपोज कर लिया साथ में OM इज द मीडियन, OM इज द मीडियन, MEDIA मीडियन, ठीक। देयरफॉर M क्या हो जाएगा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M is the mid point of line segment AB। Therefore M के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स देने हैं तो M के लिए कोऑर्डिनेट्स देने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1, x कोऑर्डिनेट देना है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय हो जाएगा 2
और y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। ये अपने को m कोऑर्डिनेट्स मिला। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर m की वैल्यू पता करना है तो x1 प्लस x2 पता करना पड़ेगा, y1 प्लस y2 पता करना पड़ेगा। तो आइडिया क्या है यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ मुझे मिल जाए m पॉइंट मिल गया। ओरिजिन ऑलरेडी अपने को 0 0 होता है पता है, ठीक है। m पॉइंट मिला, ओरिजिन मिला, ओरिजिन तो पता ही है। सो टू पॉइंट के फॉर्म में अपन लाइन का इक्वेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे तरीका है करने का, ठीक। y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। चलिए ध्यान से देखिए। अब आपको पता है a के कोऑर्डिनेट आपने क्या सपोज किया x1 y1, तो जो a है वो किसके किसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके अंदर दो लाइन है उसमें से जो OA रहेगा उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ठीक है। मतलब जब इन दोनों को 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इसके अंदर की एक लाइन को सॉल्व करेंगे तो अपने को a पॉइंट मिलेगा। अब कैसे सॉल्व करते हैं चलिए वो अपन देखते हैं। सो फ्रॉम 2 से अपन कुछ तो वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। सो फ्रॉम 2 से सपोज अपन निकाल लेते हैं y। सो 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 राइट साइड में गया प्लस 1, 2x राइट साइड में गया माइनस 2 x हो जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2x होल डिवाइड बाई 3। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब इस 3 को उठा करके मैं 1 में पुट अप कर देता हूँ और दोनों को कर लेता हूँ मैं सॉल्व। पुट 3 in 1, so x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x एज इट इज। जहां पे मुझे दिखेगा y वहां मैं रखूंगा 1 माइनस 2x डिवाइड बाई 3, और जहां पे मुझे दिखेगा y स्क्वायर वहां पे मैं फिर से 1 माइनस 2x अपॉन 3 और उसका कर दूंगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा मेरे पास में x स्क्वायर माइनस 4x को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x हो जाएगा माइनस 4 टू जा 8 x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 3 एज इट इज पड़ा रहेगा, प्लस यहाँ लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 4x प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई थ्रू आउट, ठीक है, पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9 और अपने पास बचा है 4x माइनस का 8x स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से और अपने पास है 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये देखिए कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। सो ये बचा 9x स्क्वायर माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 हो जाएगा 12x माइनस और ये माइनस प्लस 3 8 24x स्क्वायर, और यहाँ पे सब कैंसिल हो गया बचेगा 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 24 प्लस 4 ये हो जाएगा 28, 28 और 9 अपने पास में हो जाएगा 37x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 12x और माइनस 4x ये हो जाएगा माइनस का 16x प्लस 1 सिर्फ अकेला कांस्टेंट नंबर है इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनना है आपको भाई, ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ठीक, ये सिर्फ x के फॉर्म में, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, ठीक है। एक को मैं मान लेता हूँ x1 और दूसरे को मान लेता हूँ x2। तो जो उसमें जो x1 होगा, ठीक है, वो a का पहला कोऑर्डिनेट होगा x, ठीक है, और जो x2 होगा वो b का दूसरा पहला कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आ गई बात। अगर y के फॉर्म में मिलता तो y उसके रूट्स क्या मिलते, y1 y2 मिलते, तो वो उसमें से y1 जो होता वो एक a का होता और y2 जो होता वो b का होता, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जब भी हम OA OB का जो कंबाइन इक्वेशन है उसको हम 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के साथ में सॉल्व करेंगे तो हमें जो भी उसका आंसर मिलेगा वो A और B के पॉइंट से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का मिला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के फॉर्म में है तो दो रूट्स मिलेंगे, मतलब दोनों x के फॉर्म में मिलेंगे, मतलब एक x1 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा x2 रहेगा, ठीक है। तो आपने बचपन में पढ़ा था कि अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ठीक है, पढ़ा रहेगा। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ अगर यहाँ पे
ठीक है ना, 37x² माइनस 16x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, सो x1 हियर, x1 एंड x2 आर द रूट्स। ठीक, तो अगर ये रूट्स हैं, देयरफॉर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन a, यानी b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे अपने पास में कितना है, -16 अपॉन a, और a क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना अपने पास में, 37। ठीक, तो ये आपके पास में हो गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -16 अपॉन 37। अब भाई इसको क्या कर दीजिए आप, इसको जरा आप डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे ना एक एक चीज और आएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस एक और आता है, ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस आता है और बी भी अपना माइनस में, तो माइनस माइनस ये +16 अपॉन 37 हो गया। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू हो गई। अब अगर मैं x1 प्लस x2 अपॉन इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 37। याद रखिए 37 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 16 अपॉन 37 डिवाइड बाई 2, बट ये 37 तो नीचे आ जाएगा, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 करेगा 16 को डिवाइड। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, बट ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये m का कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, m का कोऑर्डिनेट है। सो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, 8 अपॉन 37। अब अगर m कौन से लाइन पे, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पे। अब अगर हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो इस x कोऑर्डिनेट को उठा करके इस लाइन में पुट अप कर देंगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने तीसरा वाला बनाया हुआ है। देयरफॉर फ्रॉम 3 y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 8 अपॉन 37 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सो हम लोग कर देते हैं क्रॉस। तो ये हो गया अपने पास में, एक मिनट, तो 37 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा 37 अपने पास में, गड़बड़ हो रहा है। सो ये हो गया 37 माइनस 2 इंटू 8 हो जाएगा अपने पास में 16 डिवाइड बाई 37 और होल डिवाइड बाई अपने पास में है 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर लिखता हूं मैं। सो दिस इज इक्वल टू 37 माइनस 16, तो 7 माइनस 6 हो गया अपने पास में 1 और 3 माइनस 1 हो गया 2, 21 डिवाइड बाई 37 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो 37 इंटू हो जाएगा 3, 3 से इस 21 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपके पास में आ गया 7 अपॉन 37। देयरफॉर y कोऑर्डिनेट m का y कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक, देयरफॉर m इज इक्वल टू हो गया अपने पास में x कोऑर्डिनेट मिला 8 अपॉन 37 एंड y कोऑर्डिनेट मिला 7 अपॉन 37। ठीक, सो m के कोऑर्डिनेट मिल गया आपके पास। अब m मिला, सो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं OM का इक्वेशन। ठीक है, तो मीडियन का इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं अपन बस इसको। ओके, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन OM इज क्या हो जाएगा, x माइनस x1, x1 बोल देते हैं 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है अपने पास में, यानी m के कोऑर्डिनेट बोलते हैं 8 अपॉन 37 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 मतलब ओरिजिन के अकॉर्डिंग दैट इज 0। ठीक, मतलब हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ये x1 y1 है और ये भाई साहब x2 y2। सो 7 अपॉन 37 माइनस 0, सो ये बचेगा x मल्टीप्लाई करेंगे ये 7 अपॉन 37 से क्रॉस, ठीक, और राइट साइड में y इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 8 अपॉन 37 से। सो 37 37 दोनों के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा अपने पास 7x और ये 8y लेफ्ट साइड में हो जाएगा, -8y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गया मीडियन का। ठीक है, 7x माइनस का 8y इक्वल्स टू 0। ठीक, सिंपल है, बस खाली आपको ये समझना है कि ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये स्टेप में आपको ध्यान देना है, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। और ये स्टेप क्यों लिया वो भी आपको पता होना चाहिए, और x1 x2 ही क्यों आया वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बचा 11, वो भी देख लेते हैं।
सो 11 क्वेश्चन में दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर। सो ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसके अंदर जो दो लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे a की वैल्यू 1, 2xy वाला टर्म नहीं है तो 2h इज इक्वल टू 0, सो h इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब -1 दिया है, फिर उसके बाद में x वाला टर्म 2g इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट यहाँ -2, सो g इज इक्वल टू हो गया -1। फिर उसके बाद 2f, f का टर्म है नहीं मतलब 0, सो f इज इक्वल टू 0 और c का वैल्यू हो गया +1। तो ये सारी चीजें मिल गई। फिर उसके बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, HF माइनस BG। एक बार आपको दिखा देता हूं मैं। सो ये रहा अपने पास में HF माइनस BG डिवाइड बाई AB माइनस H स्क्वायर GH माइनस AF, ठीक है। सो HF GH माइनस क्या था, मैं खुद ही भूल गया, सॉरी, ये हो गया HF माइनस BG, ठीक है, और GH माइनस AF, ये हो गया HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, और ये अपने पास में हो जाएगा GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H स्क्वायर। डायरेक्ट कैलकुलेट करना तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे पुटअप करके कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। सो AB माइनस H स्क्वायर मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो A मतलब 1, B मतलब -1 और H का मतलब 0 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा -1। फिर उसके बाद में HF माइनस BG, तो H मतलब 0, F मतलब हो गया ये भी 0, माइनस B का मतलब -1 और G का मतलब ये भी -1, सो हो जाएगा पहला बनेगा 0, दूसरा बनेगा -1, सो दिस इज -1। फिर चाहिए GH माइनस AF, सो G का मतलब हो गया अपने पास में -1, H का मतलब 0, A का मतलब 1 और AF दिया 0, ये हो गया 0। देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू HF माइनस BG आया -1 अपॉन AB माइनस H स्क्वायर -1, कमा ये आया 0 अपॉन -1, सो दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 मतलब 1, 0 अपॉन -1 इज 0। सो आपके पास में इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 1,0, ठीक, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और कुछ रहेगा तो आप बताइए, ठीक, डाउट। सो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर में कुछ मिसलिनियस के भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं ट्राई करूँ आपके साथ में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।